ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और मैं आपके साथ खुशबू खान। बात करें उपचुनाव के रण की और राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 सभी 7 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 7 विधानसभा क्षेत्र में 9000 सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे और तमाम प्लानिंग कर ली। अब ऐसे में देखिए, क्योंकि अब ये जिस तरह से दौर चल रहा था, जनसभाएं हो रही थी, जनसभाओं का दौर तो अब खत्म हो गया। डोर टू डोर ही प्रचार कर सकेंगे। मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं, अपडेट दे रहे हैं और सीटों का समीकरण बता रहे हैं। विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी बने हुए जयपुर से, शशि मोहन शर्मा ब्यूरो चीफ जयपुर से हमारे साथ बने हैं, अविनाश जगनावत उदयपुर से और अखिलेश शर्मा डूंगरपुर से, अशोक शर्मा झुंझुनू से, दामोदर हमारे साथ नागौर से बने हुए हैं। तो वहीं और अब बात होगी विष्णु, मैं आपका रुख करूंगी। प्रचार जिस तरह से धुआंधार चला, कैसे समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कितना असर ग्राउंड पर आपको लग रहा है कि बना है? खुशबू, लगातार 7 सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में 7 सीटें, जैसे मेरे सहयोगी ने अभी कहा कि 1 सीट बीजेपी के पास है और 6 सीटें दूसरे दलों के पास थी। 6 सीटों में भी अगर बात की जाए तो 4 कांग्रेस के पास थी, 1 आरएलपी के पास थी खींवसर की और 1 बीएपी के पास 84 सीट थी। ऐसे में बीजेपी का प्रयास है कि 7 सीटें जीते जाए, लेकिन अगर 1 से भी ज़्यादा मिलती है तो वो कहीं ना कहीं प्लस में रहेगी बीजेपी। और यहाँ बीजेपी 7 सीटें जीतने के प्रयास में सत्ता बीजेपी की है इस समय राजस्थान में, और केंद्र में दोनों ही जगह सत्ता पर काबिज बीजेपी है। तो ऐसे में प्रयास है कि जो राजस्थान सरकार के कामकाज हैं और केंद्र सरकार की योजना है उसके बूते तक लोगों तक पहुंचा जाए, लोगों के दिलों में उतरा जाए। और ये पूरा प्रयास यहाँ 7 जो प्रचार चला उस प्रचार के दौरान किया गया। अब डोर टू डोर मतदान जो जनसंपर्क होगा उसके दौरान भी कार्यकर्ता लगातार मतदाताओं से बातचीत करेंगे और उन्हें समझाएंगे कि कौन यहाँ उनका विकास करवा सकता है, किस तरह से आगे कड़ी से कड़ी जुड़ सकती है। यही कारण है कि बीजेपी आशान्वित है, बीजेपी के नेता आशान्वित है कि यह 7 की सीटें बीजेपी की झोली में जाएगी। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो इतना आसान नहीं है। हर सीट पर अलग अलग समीकरण है, चाहे जाति सोशल इंजीनियरिंग के समीकरण हो या फिर प्रत्याशियों का दमखम हो या गढ़ रहा हो। किसी भी पार्टी का गढ़ अगर बात की जाए तो गढ़ माना जा सकता है कि उस गढ़ को चुनौती देना और उस गढ़ पे फतह पाना दूसरे दल के लिए उतना ही मुश्किल होता है, लेकिन वहां कितना इसमें कामयाब रह पाते हैं। तो ये एक बड़ा मामला यहाँ पर रहेगा कि अलग अलग जो गढ़ है उन गढ़ों में किस तरह से सेंध लगाकर जीता जाए। और ये प्रयास दोनों ही दलों की ओर से यहाँ पर किया गया है। दोनों दलों के अलावा अगर बात की जाए, खींवसर में आरएलपी है, आरएलपी पूरा दमखम लगाए हुए है। 84 में बीएपी, 84 और सलूम्बर में बीएपी के प्रत्याशी हैं, वो पूरी तरह यहाँ लगातार डटे हुए हैं कि किसी तरह से आदिवासी बहुल इलाका है वो सीटें जीता जाए। चुनाव परिणाम क्या रहेगा ये अलग बात है, लेकिन पूरी ताकत प्रचार में दोनों ही सभी दलों ने यहाँ प्रचार में ताकत झोंकी है। अब उसका नतीजा आने की बारी है। कल यहाँ डोर टू डोर संपर्क होगा, आज से ही 6 बजे बाद से डोर टू डोर संपर्क शुरू हो गया है। खास बात यह है कि कल देवउठनी 11 का एकादशी के सावे बहुत हैं। ऐसे में प्रत्याशी अगर जाते हैं सावों में या उनके संपर्क नेता जाते हैं तो वो एक साथ कई लोगों से संपर्क कर सकते हैं। यानी डोर टू डोर संपर्क के बजाय बड़ी संख्या में उस समाज विशेष या जो लोग हैं उनसे यहाँ पर संपर्क किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर बात की जाए तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कल भीलवाड़ा जाएंगे, वहां एक ब्राह्मण समाज के सामूहिक आचार्य ब्राह्मण समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में होंगे। इस तरह से जहां विवाह होगा प्रत्याशी जाएंगे और लोगों से संपर्क कर सकते हैं। तो ये प्रचार में बड़ी भूमिका यहाँ पर नहीं है तो उसका असर पड़ेगा। जी ठीक है, मैं अविनाश आपका रुख करना चाहती हूँ। किस तरह के समीकरण बनते हुए ग्राउंड पर आप देख रहे हैं, लोगों का क्या कहना है? जो अभी बात कर रहे थे कि 1 सीट बीजेपी के खाते में 7 में से थी, तो वो सीट सलूम्बर की है, जहां पर कि अमृतलाल मीणा लगातार तीसरी बार चुनाव जीत के विधानसभा में पहुंचे थे, लेकिन उनके निधन के बाद ये सीट रिक्त हुई और उसके बाद उनकी पत्नी शांता देवी मीणा को चुनावी मैदान में उतारा।
भाजपा की साख इस सीट पे दांव पे लगी हुई है। लगातार 3 चुनाव भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीती है और कांग्रेस के दिग्गज नेता मेवाड़ के जो रघुवीर सिंह मीणा है, जो सीडब्ल्यूसी मेंबर रहे, पूर्व सांसद रहे, उनको हरा के बीजेपी ये सीट जीती। लेकिन 2023 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें भारतीय आदिवासी पार्टी तीसरे मोर्चे के रूप में उतरी और बीएपी के प्रत्याशी ने 50,000 से ज्यादा वोट विधानसभा चुनाव में लिए थे। तो ये कहीं न कहीं एक बड़ा चिंता का विषय भाजपा के लिए है कि क्या इस बार बीएपी भाजपा के इस गढ़ में जो कि सलूम्बर है वहां पर सेंधमारी कर पाएगी। कांग्रेस जो है उसने रघुवीर मीणा का टिकट काट कर प्रधान जो रही है रेशमा मीणा, उनको चुनाव मैदान में उतारा था और उसका विरोध भी काफी हुआ। उसको लेकर कई एक कहा जा सकता है कि प्रचार अभियान का एक लंबा दौर जो है वो कांग्रेस के नेताओं को मनाने के अंदर लगा। आखिर अंतिम समय में भले ही रघुवीर सिंह मीणा मान गए और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया, लेकिन उसमें भी उनके संबोधन में उन्होंने अंदर इशारों में कह दिया कि हमारे सिस्टम के अंदर वायरस आ गया है, उसको दूर करना जरूरी है। तो कांग्रेस की नाराजगी संभवतया नेताओं की नाराजगी इस चुनाव में कांग्रेस पर भारी पड़ सकती है, लेकिन बीजेपी की साख बचाने के लिए चाहे संगठन कहें या सत्ता कहें, एड़ी से चोटी का जोर सलूम्बर सीट पर लगाया गया है। आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा खुद जनसभा को संबोधित करने चावंड गए थे। चावंड वो स्थान है जहां पर की महाराणा प्रताप की निर्माण स्थली है। महाराणा प्रताप को उन्होंने नमन किया। महाराणा प्रताप सर्किट के लिए जो 100 करोड़ का बजट दिया गया उसकी उन्होंने बात की। 1 लाख युवाओं को रोजगार देने के वादे को फिर से दोहराया। सलूम्बर झांकी की एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील जिस इलाके में है, वहां के लोग पानी की समस्या से जूझते नजर आते हैं। तो ऐसे में उस समस्या को दूर करने के लिए जाखम का पानी जयसमंद की झील में लाया जाए, उसको लेकर 7 करोड़ का बजट जो है वो रखा गया। उसके बारे में बात की। 2 दिन पहले उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सलूम्बर कस्बे में रोड शो कर भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। नामांकन सभा में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर आए थे। तो कहा जा सकता है कि इस साख को बचाने के लिए पूरा दमखम प्रचार अभियान में बीजेपी ने लगाया है। लेकिन क्या बीएपी जिसके प्रत्याशी ने 50,000 वोट 2023 के विधानसभा चुनाव में लेके आए थे, क्या कितनी बड़ी चुनौती बन पाएगा या कांग्रेस को पछाड़ने में भी सफल होगा? कहीं न कहीं अगर बीएपी यहाँ पर दूसरे नंबर पे भी रहती है, चुनाव नहीं जीतती और दूसरे नंबर पर भी आती है, तो एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि उसने एक बड़ी पार्टी को पछाड़ के बीएपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। ठीक है, मैं आपका रुख करूंगी। अखिलेश शर्मा, आपका रुख करूंगी। आदिवासियों को बहुत ज्यादा, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बीएपी हो, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, साधने की कोशिश करी। लेकिन जब आप ग्राउंड पर गए तो आपने क्या देखा, क्या क्षेत्रीय मुद्दे हैं और लोग क्या चाहते हैं और किस हिसाब से वो वोट करेंगे, किसकी पकड़ मजबूत दिखाई दी? देखिए, 84 विधानसभा सीट की बात करें तो आदिवासी बहुल सीट है और केवल 70% जो वोटर्स हैं वो आदिवासी वोटर हैं। और बीएपी लगातार पिछली 2 बार जो है यहाँ पर जीत हासिल करती आई है और ये तीसरा मौका है जब वापस बीएपी चुनावी मैदान में है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस भी इस बार दमखम लगा रही है। कुल मिलाकर त्रिकोणीय जो मुकाबला है इस सीट पर देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात यही है कि आदिवासी वोटर किसके साथ जाता है, क्योंकि अगर 84 सीट की बात करें तो 6 बार करीब जो कांग्रेस यहाँ से जीत के आई है, बीजेपी 3 बार जीती है और बीएपी 2 बार जीती है। और पिछले 2 विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोटर है वो बीएपी के साथ गया, क्योंकि आदिवासी परिवार समाज के नाम पर जो है बीएपी चुनावी मैदान में थी और उसी के कारण रहा कि जो जनता है आदिवासी वोटर्स है उसने बीएपी पे भरोसा जताया। लेकिन इस बार जो टिकट वितरण किया गया बीजेपी की ओर से, कांग्रेस की ओर से, वो नए चेहरों को उतारा गया है। और खुद जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो 2 बार यहाँ आ चुके हैं और आज भी उनकी यहाँ पर कुआ के अंदर चुनावी सभा थी, जिसमें काफी जो उत्साह है वो लोगों में, कार्यकर्ताओं में देखने को मिला। काफी बड़ी हजारों की संख्या में लोग सुनने के लिए पहुंचे थे, जो कहीं ना कहीं बीजेपी का उत्साह जरूर बढ़ाया इस सभा ने। तो बीजेपी मान के चल रही है, उम्मीद है कि जो सभा आज हुई है उसके बाद जो फर्क है वो वोटर्स में, आदिवासी वोटर्स में पड़ेगा। जी ठीक है, अशोक शर्मा आपका रुख करूंगी, क्योंकि झुंझुनू में त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है, किसका पलड़ा ज्यादा भारी? ठीक है, अशोक मेरे सहयोगी फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे।
अब मैं शशि मोहन का रुख करूंगी, ब्यूरो चीफ है हमारे। शशि, आपसे जो है मैं सीट वाइज समझना चाहती हूँ, क्या समीकरण बन रहे हैं और इन सभाओं का कितना असर हुआ होगा, किसकी ताकत आपको ज्यादा लगी जिसने इस बार चुनाव में झोंकी? देखिए, ताकत तो हर किसी ने झोंकने की कोशिश की है। हालांकि ये एक स्थापित तथ्य भी है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसके पास में संसाधन भी ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा मजबूत स्थिति में होती है और वो सबसे ज़्यादा ताकत झोंकती है और इसका प्रयास भी रहता है। लेकिन जन भावना किसके साथ रहती है ये नतीजे बताते हैं। और अभी हम खींवसर के नतीजों की अगर बात करें, जो अब से पहले के चुनाव हुए, 2023 का चुनाव, 2018 का चुनाव, उससे पहले 13 का चुनाव और 2008 का चुनाव, चारों चुनाव आप लगातार देखिए, नए परिसीमन के बाद ये सीट आई थी। इससे पहले मूंडवा सीट ये हुआ करती थी नागौर की, और उस सीट का जो स्वरूप बदला उसके बाद से हनुमान बेनीवाल लगातार चारों बार यहाँ जीतते आए हैं। 2008 में 58,000 वोट मिले, 13 में बढ़ गए 65,000 हो गए, 18 में बढ़कर 83,000 हो गए, लेकिन 2023 में 79,492 वोट, और साथ में रेवंत राम डांगा थे, वो 77,400 वोट। तो आप तकरीबन 2,059 वोट से जीते, और ये हनुमान बेनीवाल के गढ़ में उन्हीं को चुनौती थी, रेवंत राम डांगा की। लेकिन बीजेपी ने जिन रेवंत राम को टिकट तब दिया उन्हीं को अब उतारा है, और ये रेवंत राम के अकेले के दम पर या बीजेपी की दम पर चुनौती नहीं थी। पिछली बार के चुनाव में 2023 में रेवंत राम हनुमान बेनीवाल के साथ में ही थे, उन्हीं की पार्टी में काम करते थे, उन्हीं के लिए काम करते थे, लेकिन उनके जब विचारों का टकराव हुआ तो 2023 में अलग हो गए, बीजेपी में आए, टिकट ली, और जो तेजपाल मिर्जा थे जो 27,000 वोट ले सके, 27,700 वोट ले सके कांग्रेस के टिकट पर। इसके अलावा दुर्ग सिंह वो व्यक्ति हैं जिनके लिए ये राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है कि वो हनुमान बेनीवाल को चुनाव जीतने में मददगार साबित हुए हैं हर बार, क्योंकि वो चुनाव में खड़े होते हैं और बीजेपी के जो लाइक माइंडेड वोटर्स होते हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं, दुर्ग सिंह के पास चले जाते हैं, और हार जीत का अंतर तकरीबन इतना ही रहता है। लेकिन उन दुर्ग सिंह को इस बार अपने पक्ष में बिठाने और बीजेपी में शामिल करने में पार्टी कामयाब रही है। दुर्ग सिंह को पिछले चुनाव में 15,872 वोट मिले थे और हनुमान बेनीवाल की जीत का अंतर 2,059 वोट का था। नोटा पर भी 2,130 वोट गए थे, यानी नोटा भी हार जीत के अंतर से ज्यादा था। तो ये चुनाव बहुत कांटे का चुनाव रहा। हालांकि इसमें जातिवाद को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आजाद समाज पार्टी भी बाद में आई, हनुमान बेनीवाल उनका समर्थन लेने में कामयाब रहे। लोकसभा में दोस्त हैं, दोनों साथ में मिलते रहते हैं, चंद्रशेखर जो आजाद समाज पार्टी के हैं वो और हनुमान बेनीवाल। लेकिन हनुमान बेनीवाल को लग रहा है कि अकेले दम के साथ अगर आजाद समाज पार्टी का साथ मिल जाएगा तो उनके लिए थोड़ी सहूलियत भरी स्थिति हो जाएगी। इसलिए खींवसर का चुनाव बहुत रोमांचक मोड़ पर रहा इस बार, और झुंझुनू का जो चुनाव है वो भी कम रोचक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा जो अब तक चुनाव लड़ते तो बीएसपी से आए हैं, लेकिन जीतने के बाद में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ऐसा उन्होंने 2 बार किया है, 2008 में भी ऐसा किया, 2018 में भी ऐसा किया। हाँ, ये बात जरूर थी कि इस बार का चुनाव उनका 2023 का था, कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ा, हार गए, अब एक बार फिर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इससे पहले आपको ध्यान होगा कि शिवसेना शिंदे गुट को वो ज्वाइन कर चुके हैं। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी से भी मिले हैं, मंत्री रहते जयपुर के एक होटल में। तो उनका टारगेट क्या है, उनके मन में क्या है? क्या चुनाव जीतना उनके मन में है? क्या बीजेपी को नुकसान पहुंचाना, राजपूत वोट काट के नुकसान पहुंचाना उनके मन में है, या अल्पसंख्यक तबके के वोट और अनुसूचित जाति के वोट काटकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की वो मंशा रखते हैं? तो हालांकि कोई भी ये नहीं कहता कि वो हारने के लिए चुनाव लड़ रहा है, सब जीतने के लिए चुनाव लड़ने की बात करते हैं, लेकिन वो नतीजों के ऊपर बात होती है। तो इस बार राजेंद्र गुढ़ा के कुछ बयान भी चर्चित रहे, लेकिन उनकी मौजूदगी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही थोड़ी सिरदर्द का कारण बनी है। हालांकि बीजेपी ने जो समाज के वोट हैं, जिन जिन पे वो टारगेट करती है, फोकस करती है, उनको साथ लाने की कोशिश की है। उन समाजों के प्रमुख नेताओं को अलग से जिम्मेदारी दी है झुंझुनू में, और उन्होंने कैंप भी किए हैं। तो झुंझुनू में ओला परिवार का जो अप्रोच रही, उसको लेकर हम थोड़ी देर पहले भी दर्शकों के सामने बात कर रहे थे। उस अप्रोच से कांग्रेस के ही कुछ नेता खुश नहीं है। हालांकि चुनाव नतीजे क्या होंगे ये 23 को पता लगेगा, लेकिन उससे पहले अब
चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद मान मनोहर की बात होगी। और मैं अब रामगढ़ बहुत सरकार पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर हुई है, शशि उस पर भी प्रकाश डालें। रामगढ़ पर आते हैं खुशबू, लेकिन उससे पहले ये जो मैं बात कह रहा था कि अब मान मनोहर का दौर होगा। जो चुनाव में मिसकंडक्ट की शैली में, मिसकंडक्ट की कैटेगरी में आते हैं, जो अननेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो शराब बांटना, कथित रूप से पैसा बांटना, ये होता है। इसके ऊपर अब निगरानी इलेक्शन कमीशन को रखनी होगी, लोकल पुलिस को रखनी होगी, क्योंकि अब ये चीज का वक्त आखिरी समय में आता है। जहां तक बात रामगढ़ की है, तो रामगढ़ देखिए, अब से पहले तक ये कहा जाता था कि रामगढ़ ऐसी सीट है कि उस जगह पर जिस पार्टी का प्रत्याशी जीतता है वो पार्टी सत्ता में नहीं आती है, यानी विपक्ष का प्रत्याशी वहां जीतता है। तो इस बार जुबैर खान जीते, लेकिन उससे पिछली बार सफिया जुबैर, जो कांग्रेस की ही प्रत्याशी थी, कांग्रेस की विधायक रही, लेकिन तब कांग्रेस की सरकार थी, वो जीती। और पिछली बार का जो चुनाव था 2018 का चुनाव, वो सुखवंत सिंह ने लड़ा। सुखवंत सिंह उनके सामने हार गए, सफिया जुबैर के सामने। 2023 में सुखवंत को पार्टी ने टिकट नहीं दिया। जब जय आहूजा पर भरोसा जताया तो सुखवंत बागी हो गए, बागी होकर दूसरे नंबर पर आ गए। और बीजेपी में पिछले कुछ समय से ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि अगर आप निर्दलीय हैं, दूसरी पार्टी के मजबूत हैं और बागी हैं, या बीजेपी के बागी हैं और दूसरे नंबर पर आए, तो आपको टिकट में पहले नंबर पर रखा जा सकता है। और यही कारण कि सुखवंत को समझेंगे, लेकिन क्योंकि देखिए वक्त एक ब्रेक का हो गया है, जब ब्रेक के बाद आएंगे वापस तो इस पूरी कहानी को समझेंगे।